नॉवेल का वीडियो चाहिए, ये लो नॉवेल का वीडियो। चलो चलो दो बिना टाइम पास किए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। पहले देख लो नॉवेल के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने रहते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट, पहला इसमें सबसे पहला 4.1 के बारे में दिया है। दो सब क्वेश्चन मिलेगा, दो दो मार्क्स का। टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट कुड बी आस्क्ड आर, इसमें या तो एमसीक्यू मिलेगा, या तो मैच द फॉलोइंग मिलेगा, या तो अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता है तो बता देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक वो सीक्वेंस वाइज इवेंट वाइज लाइन से लगाना होता है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ, वो लाइन से बताना रहता है। नेक्स्ट या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। मार्क्स दो ही मार्क्स रहेगा, इतना याद रखना, दो ही मार्क्स रहेगा उसमें। ये या तो एमसीक्यू आएगा, या तो मैच द कॉलम आएगा, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, या तो ट्रू और फॉल्स मिलेगा, या एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा मिलेगा, ड्रामा के बारे में बताना रहेगा, या तो कोई दूसरा नॉवेल का एक्टिविटी रहेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाला है, तो इतना टेंशन लेने का नहीं। 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में है, तो इसके लिए 4.1 ढंग से पढ़ लो। जितना भी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया है वो पढ़ लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला सॉल्व कर लो तो इजी पड़ेगा। अगर अभी तक सॉल्व कर लिया तो अच्छा है, नहीं सॉल्व किया तो अभी सॉल्व कर लो, अभी एक दिन बाकी है। चलो एक बार एग्जांपल्स देख लो। मॉडल एक्टिविटीज़, मैच द फॉलोइंग में देखो कैसा दिया है। नॉवेल क्या होता है, वो चारों में से एक। अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, चारों में से एक, फर्स्ट वाले का सी। दूसरा 18th सेंचुरी लिटरेचर, उसमें क्या था, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म था। रियलिज्म के बारे में ज़्यादा बातचीत होता था, रियलिज्म के बेस पे नॉवेल बनता था। सेकेंड से 6th सेंचुरी में कौन क्या चलता था, ग्रीक रोमांसेस। ज़्यादातर सब लोग ग्रीक रोमांसेस की बात करते थे। ये मोस्टली लास्ट ये मार्च 2024 पिछले साल का पेपर है, उसके ऊपर ये सब पूरा। तो उसके बाद है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, उसके ऊपर एक ही लास्ट बचा अपना मिडिल क्लास रीडर्स, तो वो लोग रीड करते हैं। तो ये हिसाब से पढ़ के रखो। जो बड़े बड़े पैसेजेस और प्लॉट्स है वो प्लॉट वगैरह पढ़ के रखो। मेन टू मेन फर्स्ट सेकंड पेज याद रहेगा तो अच्छा है। पूरा नॉवल तो अपन याद नहीं कर सकते, लेकिन वो सोच के रखो। दूसरा मैच द फॉलोइंग देखो। फ्रैंकेनस्टाइन है, नोवेला है, डॉन कॉक्साइट है, राजमोहन्स वाइफ है। फ्रैंकेनस्टाइन जो है मैरी शेली ने, फिर नोवेला मतलब न्यू, डॉन कॉक्साइट सर्वांतेस उसका कैरेक्टर का नाम होगा शायद। राजमोहन्स वाइफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जो अपना जिसने वंदे मातरम लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देख लो फटाफट। फॉर ट्रू और फॉल्स में कैसा कैसा है, द वर्ड नोवेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैक्सिकन वर्ड नोवेल, बरोबर कि नहीं, फॉल्स है। दूसरा पिकारेस्क्यू नॉवेल या पिक्चर्सक्यू नॉवेल जो भी होता है वो नरेट्स द एडवेंचर ऑफ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, वो समझ के रखो। तो पिकारेस्क्यू नॉवेल प्रोटैगनिस्ट के एडवेंचर के बारे में बात करता है क्या, बरोबर कि नहीं, बरोबर है, ट्रू है। देख लो ये सेकंड आंसर देख लो। थर्ड, द वर्ड यूटोपिया पोजेसेस आइडियल क्वालिटीज़। यूटोपिया जहाँ पे भी वर्ड दिखेगा उसका मतलब क्या है, आइडियल क्वालिटीज़, अच्छा है, बुरा है। या तो ये वो इंसान जिसको सब लोग आइडल मानते हैं, जो एक आइडियल मैन का रोल प्ले करता है, सब अच्छे अच्छे काम करता है, हमेशा सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, वो आइडियल क्वालिटी है, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया। और ऐसा आइडियल वर्ल्ड जो सब लोग बनना चाहते हैं, सब परफेक्ट बोलते हैं ना, परफेक्ट इंसान, परफेक्ट इंसान की सब क्वालिटीज़ जहाँ पे दिख जाएगी वो समझ जाओ यूटोपिया है। एलेगोरिकल नॉवल में क्या होता है, वो ट्रू है। एलेगोरिकल नॉवल द सरफेस मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग आर द सेम। एलेगोरिकल नॉवल में सरफेस मीनिंग और सिंबॉलिकल मीनिंग सेम नहीं रहता तो वो फॉल्स है, वो समझ लो। ऑड मैन आउट आएगा तो ऑड मैन आउट का देख लेते फटाफट। आर के नारायण है, विक्रम शेठ है, चार्ल्स डिकेंस है, किरण देसाई है। तो इसके लिए समझ जाओ कि कौन, ये टाइप ऑफ नॉवल पहले देख लो। ये चारों नॉवल है एलेगोरिकल, और फिर ये अलग अलग टाइप के नॉवल्स है, वो चारों टाइप के नॉवल देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का कौन सा राइटर है, तो वो सोच लो। फर्स्ट वाले में इसमें तो आपको देख के ही करना है। फर्स्ट में देखो आर के नारायण है, विक्रम शेठ है, चार्ल्स डिकेंस है, किरण देसाई है, तो उसमें चार्ल्स डिकेंस को बाहर निकाला है। फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और कैरेक्टर। तो कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग और कैरेक्टर ये तीनों जो है वो ड्रामा के पार्ट होते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, तो इसके लिए अलग। नेक्स्ट हरक्यूल पोयरोट, मिस मार्पल, जॉन जेन ईयर और एमिली ब्रॉन्टे। इसमें से एमिली ब्रॉन्टे को बाहर निकाला है। तो ऑड मैन आउट में क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में से एक को बाहर निकालना है, जो अलग रहेगा, तीनों में से अलग रहेगा, वो हिसाब से करना है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फ्रैंकेनस्टाइन, गुलिवर्स ट्रैवल और जोसेफ कॉनरेड। इसमें जोसेफ कॉनरेड को बाहर निकाला है क्योंकि वो टाइप अलग रहेगा, वो टाइप के हिसाब से देखना रहता है। नेक्स्ट देखो, पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम ईच लाइन। इसमें भी सेम ऑड मैन आउट है, तो जोसेफ कॉनरेड है, ग्राहम ग्रीन है, डैनियल डेफो है, एंथनी बर्गेस है। ये सब ऑथर्स के नाम है। ऑथर के नाम के हिसाब से जो ऑथर का लिटरेरी जॉनरा टाइप अलग रहेगा, वो जॉनरा टाइप को अलग कर देंगे, या तो फिर वो ग्रुप ऑफ राइटर्स रहते हैं उसमें से अलग कर देने का, वो हिसाब से अलग अलग चीज़ों में सोचो। नेक्स्ट वाला मिस्ट्री, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर। दूसरा वाला इसमें निकला है मिस्ट्री।
तो स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर ये तीनों भी ड्रामा के पार्ट है, और मिस्ट्री जो है वो एलिमेंट आता है ड्रामा का, क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट करना रहता है। तो मिस्ट्री टाइप का नॉवल उसमें वो लोग ने बनाया रहेगा कि पूरे स्टोरी में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, मिस्ट्री। तो वो एक हिसाब से क्या बन गया वो टाइप का, लेकिन ये बाकी सब चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर। फिर देखो टर्न ऑफ द स्क्रू, अल्फा बेन, राजमोहन वाइफ और जॉन ईर, ये भी सेम, इसमें या तो जॉनरा चेक किया है या तो ऑथर्स का नाम या ऑथर्स का ग्रुप देखा है। तो इसमें तीसरे वाले में कौन सा अलग किया, अल्फा बैन, कहाँ है अल्फा बैन, अच्छा एफ्रा बैन। फिर उसके बाद ड्रामा, नॉवेल, साइकोलॉजी और पोइट्री, ये चारों क्या है, ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, तीनों भी क्या है, लिटरेचर के अंदर आता है। और साइकोलॉजी क्या है, वे ऑफ थिंकिंग है, तो वो साइंस में आता है, साइंसेस में या तो डिसिप्लिन में आता है। तो तीनों में कौन सा, चारों में कौन सा अलग है, साइकोलॉजी। तो ये ऑड मैन आउट टाइप भी आता है। उसके बाद देखो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस, आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर सही है। तो फिल इन द ब्लैंक जैसा जैसा रहता है वैसा रहेगा। तो ये इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड गिवन कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, सेम टू सेम इधर पे भी है। फिर आंसर देख लो फटाफट, तो आंसर से शायद एक बार तुम लोग को भी मेमोरी रिकॉल हो जाएगा। नॉवेल्स विद एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लडशेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड एज गॉथिक नॉवेल्स। गॉथिक नॉवल कौन सा होता है, जहाँ पे हॉरर हो, डराया जाए, ब्लडशेड हो मतलब मारा पीटी हो, मार काट हो, जहाँ पे खून बहता है, और तीसरा मिस्ट्री वाले नॉवेल्स। ये तीनों टाइप के नॉवल कहीं पे भी दिखेंगे, समझ जाने का कौन सा टाइप का नॉवल है, गॉथिक नॉवेल्स। नॉवल बेस्ड ऑन इमेजिनरी कम्युनिटी पोजेसिंग आइडियल क्वालिटीज आर कॉल्ड एज यूटोपियन नॉवेल। एक इमेजिनरी कम्युनिटी है जहाँ पे आइडियल क्वालिटीज़, आइडियल मतलब परफेक्ट वाला क्वालिटीज़, जो अभी हम लोग ने बात किया था, जिसका परफेक्ट क्वालिटीज़ है, जो जहाँ पे सब लोग परफेक्ट है, सब रूल के हिसाब से चलते हैं, सब सच बोलते हैं, वो हिसाब से अगर वो टाइप का सेटअप रहेगा तो समझ जाओ यूटोपियन नॉवल है। देयर आर 6 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉवल और नॉवेला। एक नॉवल में टोटल 6 एलिमेंट अलग अलग होते हैं, तो वो याद रखना, 6 एलिमेंट्स होता है। स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेज इन द स्टोरी इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। जो ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, पहला ऑपोजिट फोर्स कौन सा, प्रोटैगनिस्ट, दूसरा ऑपोजिट फोर्स कौन सा, एंटेगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर हीरो, और एंटेगनिस्ट मतलब उसके सामने वाला कैरेक्टर मतलब विलन। दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होता है, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्ट। तो ट्रू और फॉल्स फिर से आएगा, ट्रू और फॉल्स देख लो, वो ट्रू और फॉल्स है। इसमें एक बार वापस देख लेते हैं मेमोरी रिकॉल के लिए। कैरेक्टर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, ट्रू। कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर का बिहेवियर। मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रिफर टू एज नोवेला। मेन कैरेक्टर को अपन नोवेला बोलते हैं, बरोबर कि नहीं, फॉल्स। मेन कैरेक्टर अभी हम लोग ने बात किया, क्या बोलते हैं इसको, अरे बताओ कमेंट में, मत बताओ ठीक है। मेन कैरेक्टर को अपन बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस, नंबर 3, द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड एज एंटैगनिज्म। दोनों फोर्स के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटैगनिज्म। अभी हम लोग ने बात किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था, दोनों फोर्सेस प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट, इनके बीच में स्ट्रगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो एंटैगनिज्म गलत आंसर है, फॉल्स। थीम इज द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवल विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ नटशेल। तो थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया होता है नॉवल का, जिसको एक नटशेल में मतलब शॉर्ट में बता सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। तो इसमें ध्यान दो, ऊपर वाले ऑप्शंस में की वजह से अपने को नीचे का भी आंसर मिल गया, तो इसके लिए पहला वाला हो गया, तो वो चीज़ से कनेक्ट करो, इसमें आपका टाइम बचेगा, ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ फॉर प्रैक्टिस दिया है, ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर नहीं प्रैक्टिस किया अभी तक तो। नेक्स्ट वाला भी इधर पे दिया है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये करेक्ट ऑप्शन वाला है, इसके लिए भी जगह टाइम दे दिया है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपना अपना प्रैक्टिस कर लो। चलो फटाफट दूसरे वाले पे जंप करते हैं। टू सर्व विथ लव। टू सर्व विथ लव में इसमें क्या है, 4.2 के ऊपर सब क्वेश्चन है, 2 सब क्वेश्चन मिलेगा आपको अलग से, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, और क्वेश्चन जो है वो एलिमेंट्स रहेगा, या तो प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, या तो स्ट्रक्चर के ऊपर, या तो सेटिंग के ऊपर, या तो लैंग्वेज के ऊपर, या तो कैरेक्टर के ऊपर। एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा बेस भी हो सकता है। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर, 5 नहीं 6 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। तो वो हिसाब से सबको ऊपर से याद करके रखो, क्योंकि पूरा नॉवेल तो याद करने लायक है नहीं, पूरा नॉवेल का पूरा जितना अपने को दिया है चैप्टर में उतना याद करने लायक है नहीं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में वो अपना मेन स्टोरी याद रखो कि स्टोरी में क्या होता है। और स्टोरी अब भी बताऊंगा नहीं, उतना टाइम नहीं अपने पास। इससे अच्छा है क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोरी पता चलते जाएगा। द आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी अबाउट 50 वर्ड्स। याद रखो, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का है, तो 50 वर्ड से ज़्यादा लिखने का नहीं। इसके लिए 4.2 का लेसन पूरा पढ़ लो अच्छे से, डिटेल्स याद रखो, कैरेक्टर्स के नाम याद रखो, कौन मेन कैरेक्टर है, कौन प्रोटैगनिस्ट है, कौन एंटेगनिस्ट है, कौन मेन कैरेक्टर का सपोर्टर है,
और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोरी कैसे चेंज होता है, क्योंकि ये 4.2 में स्टोरी ट्रांजिशन देखने को मिलता है। शुरुआत में स्टोरी कुछ और रहती है और सबका कैरेक्टर्स का बिहेवियर कुछ और रहता है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो कैरेक्टर्स का बिहेवियर चेंज होता जाता है। प्लस कैरेक्टर्स का बिहेवियर जब चेंज होता है तो उसको किसकी वजह से चेंज होता है वो भी याद रखो, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एक्टिविटीज विल नॉट बी रिपीटेड इन द सब क्वेश्चंस। तो कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं होगा। एक्टिविटी मतलब क्या, जितना भी हम लोग ने ट्रू फॉल्स ये सब किया है कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो स्पीड 1.5x, अरे 0.5x कर लो, 1.5x करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। तो स्पीड भी स्लो करो, उसके हिसाब से करो। वीडियो देख लो। चलो लेट्स जंप। पहला वाला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईआर ब्रेथवेट द नरेटर। सबसे पहला नरेटर के कैरेक्टर स्केच की बात किया है। कैरेक्टर स्केच में याद रखना है कि वो कैसे टाइप का कैरेक्टर है, उनका इंट्रोडक्शन दो, बैकग्राउंड बताओ और फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से लास्ट में थोड़ा सा ओपिनियन दे देने का। रिकी ब्रेथवेट, ईआर ब्रेथवेट जो नरेटर है, वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे। ही वॉज अ ब्लैक मैन इन पोस्ट वॉर इंग्लैंड एंड वॉज वेरी अपसेट एट द रेसिज्म दैट ही हैड टू फेस आफ्टर सर्विंग द रॉयल एयरफोर्स। तो इंग्लैंड में वो एक पोस्ट वॉर ब्लैक मैन थे, वो उन्होंने वॉर में भी सर्व किया था, लेकिन क्योंकि वो वॉर में सर्व करने के बाद भी उनके साथ में बहुत बुरा होता था, उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता था, सब लोग उनके कलर को लेकर उनको चिढ़ाते थे, तो बहुत ज़्यादा वो अपसेट रहते थे। और फिर उन्होंने कुछ तो डिसाइड किया। ही गॉट अ जॉब इन अ स्कूल, बाद में उनको एक स्कूल में जॉब मिला। और इनिशियली शुरुआत में स्कूल में भी उनको एक बुरा टाइम देखने को मिला। हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स हु वर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस। तो जब जैसा मैंने बताया था अभी कि इसमें स्टोरी ट्रांजिशन होता है। पहले कैरेक्टर्स का बिहेवियर, मतलब स्टूडेंट्स लोग जब वहाँ पे स्कूल में पहुँचते हैं तो स्कूल में पहुँचने के टाइम पे उनके साथ में भी डिसरिस्पेक्टफुल, बच्चे लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत ही इल मैनर्ड मतलब बदतमीजी से बात करते हैं, और मिस्चीवियस बहुत मस्तीखोर बच्चे देखने को मिलते हैं। पहले दिन से ही बच्चे लोग उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। दे harassed him from day one. However, his genuine concern and compassion, his novel and creative ideas and techniques and understanding of the student psychology ultimately won their hearts. लेकिन ट्रांजिशन जो मैंने बात किया था, लेकिन ईआर ब्रेथवेट का, रिकी ब्रेथवेट का जो जेन्युइन कंसर्न और कंपैशन होता है बच्चे लोग को लेके, क्योंकि वो बोलते हैं कि भले ही बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे है तो बच्चे ही, तो बच्चे लोग को लेके उनके मन में कंपैशन आता है, दया भावना आती है। और उनके उसके साथ साथ में, दया भावना के साथ साथ में, उनका पढ़ाने का टेक्निक और उनके क्रिएटिव आइडियाज़ जो होते हैं, वो बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, और ये सब वो सब आइडियाज़ और टेक्निक की वजह से, और प्लस वो स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी को इतना अच्छा समझते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो सब बच्चों लोग के दिल जीत लेते हैं। Though he was bullied and harassed many times, he didn't lose his patience. तो उनको इतने बार बुलीड किया गया, बच्चे लोग भी बुली करते थे और बहुत ज़्यादा हैरास करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंस के साथ में काम किया और अपने आइडियाज़ और टेक्निक्स, जो उनके यूनिक आइडियाज़ थे, वो आइडियाज़ और टेक्निक ने उनको हेल्प किया ताकि वो अपने बच्चों के लाइफ में अच्छा चेंज ला सके। तो वो बच्चों के लाइफ में चेंज लाया। तो वो ट्रांजिशन याद रखो। ऑन द डे ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, ही वॉज वेरी एंशियस टू सी हाउ दे बिहेव। फिर लास्ट में थोड़ा सा सस्पेंस डाला। देखो आंसर में सस्पेंस डाला है, हमेशा थोड़ा चेंज करते रहो। तो सस्पेंस डाला है आपके आंसर में कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जब आया था तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था कि बच्चे लोग अब कैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि क्लास में तो उनका बिहेवियर बहुत ही मिस्चीवियस था। व्हेन दे वर मेथोडिकल, कॉन्फिडेंट, कूल एंड कर्टियस, ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम। लेकिन हाफ ईयरली रिपोर्ट में हुआ कुछ और, जैसा इन्होंने सोचा था बिल्कुल ही अलग हुआ। क्या हुआ, बच्चे लोग बहुत ही मेथोडिकल थे, मतलब जिस हिसाब से काम करना था प्रॉपर सेटअप में वो लोग ने, बच्चे लोग ने काम किया। बच्चे लोग कॉन्फिडेंट थे, कूल थे, मतलब क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहे थे, कोर्टियस थे। आपस में बच्चे लोग भी एक दूसरे को सर और मैडम करके बुला रहे थे, जो इन्होंने सेटअप चालू किया था कि सर बोलना है जेंट्स को और मैडम बोलना है लेडीज़ को, तो वो सेम टू सेम वो बच्चे लोग फॉलो कर रहे थे। तो ये प्राउड फील किया। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को, डिटेल्स में ज़्यादा जाने का नहीं, मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या स्टोरी है, लेकिन लिखते टाइम पे हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स में घुसना नहीं है, क्योंकि 50 शब्द ही लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं। नेक्स्ट वाला देखो, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल एज डिस्क्राइब इन द एक्सट्रैक्ट। स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा था, जब ये अभी हम लोग ने बात किया ना, स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब था। कि जब ये शुरुआत में ईयर ब्रेथवेट गए थे तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थे, बदतमीज़ थे, एरोगेंट थे। तो उसके बारे में बात करना है कि कैसे कैसे चेंज हुआ और शुरुआत में क्या था। अभी देखो कितना बड़ा आंसर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इन द एक्सट्रैक्ट द नरेटर डिस्क्राइब द डे ऑन विच द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल टेक प्लेस। एक्सट्रैक्ट में नरेटर बताते हैं कि जब हाफ ईयरली काउंसिल हुआ था उस टाइम पे कैसा लगा था और क्या था। तो अभी इसके पहले वाले आंसर में देखो बताया था कि सस्पेंस था, सस्पेंस चला था उनको, वो खुद एंशियस थे कि क्या होने वाला है। हियर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल रिपोर्ट टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडिंग दस फार। तो ये जो स्टूडेंट्स काउंसिल होता है वो क्या है, वो थोड़ा एक्सप्लेन किया है
स्टूडेंट काउंसिल में फैकल्टी के सामने और बाकी स्टूडेंट्स के सामने बच्चे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है। तो हर एक क्लास के बच्चा आता है स्टेज पे और स्टेज पे आके एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या सीखा है। इट इज एंटायरली द स्टूडेंट्स अफेयर, द स्टूडेंट्स कॉन्डक्ट द होल प्रोग्राम एंड प्रिसाइड ओवर इट। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो सब बच्चे लोग के कंट्रोल में रहता है, उसमें टीचर्स का कुछ लेना देना नहीं है कि टीचर्स लोग उसमें जाके इंटरवेंशन करें और साइड में बताए देखो देखो ये चीज़ बताना, ऐसा करना वैसा करना, कुछ नहीं। सब चीज़ कंट्रोल कौन करेगा? बच्चे लोग। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? बच्चे लोग। प्रेजेंटेशन कौन देगा? बच्चे लोग। सब कुछ बच्चे लोग के हाथ में होता है। तो इसके लिए वो नरेटर एंशियस थे। At the end of the students' presentation, 3 teachers are chosen at random to answer the students' questions. जब स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो कोई भी रैंडम 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो तीनों के तीनों टीचर्स मिलके बच्चे लोग के सवालों का जवाब देते हैं। तो प्रोसीडिंग्स आर सीरियस, फॉर्मल एंड फ्रैंक। जो भी प्रोसीडिंग चलता है वो ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त लोग बैठ के गपशप कर रहे हैं, टेबल पे टाइम पास कर रहे हैं, वैसा नहीं। बहुत ही सीरियस होता है, बहुत ही फॉर्मल होता है, उसमें आलतू फालतू लैंग्वेज नहीं चलता, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करना होता है, टू द पॉइंट बात करना होता है, कुछ भी जोक्स वगैरह नहीं चलता है। The students honestly gave their reports and asked questions fearlessly. और प्लस बच्चे लोग को इसमें फ़ायदा होता है क्योंकि बच्चे लोग को जो भी रिपोर्ट होता है वो ऑनेस्टली देना होता है, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स के सामने, क्योंकि सब टीचर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सब टीचर्स के सामने फियरलेसली बिना डरे हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर वो क्लास में अकेले रहेंगे तो टीचर डरा सकते हैं ना कि मेरे से ये सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अभी सब टीचर्स वहाँ पे सामने हैं तो टीचर के रेपुटेशन का सवाल आ जाता है। तो इसके लिए बिंदास वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। The selected teachers do their best to answer the critical and blunt questions to put to them. तो जो भी टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है, रैंडम 3 टीचर रहते हैं, वो लोग को सिलेक्ट करते हैं, तो वो टीचर लोग जितना हो सके उतना अच्छे से क्वेश्चंस और क्रिटिकली तरीके से मतलब जितना हो सके चारों तरफ से बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो सब देख के वो लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग बोल सकते हैं। द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ओपनली एंड एनालाइज द इश्यूज विदाउट एनी रिस्ट्रेंट। तो जब सवाल पूछते हैं और फिर टीचर लोग जवाब देते हैं तो बच्चे लोग के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है। देखो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बच्चे लोग के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है और वो लोग अपने हिसाब से जैसे चाहे फ्रीली अपने इश्यूज़ को टीचर्स के सामने रख सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रेंट के। कोई उनके सामने कोई भी बोलते हैं ना कुछ रोक टोक नहीं रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखो यही चैप्टर में से, कंसिडर द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द थीम्स ऑफ टू सर्व विथ लव। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखो मार्च 24 का सवाल है। इसका आंसर देखो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नॉवल। नॉवल में बहुत सारे थीम्स है, उसमें से एक थीम है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है। नॉवल के शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल व्हेन द नरेटर स्टार्ट्स हिज जर्नी इन ग्रीन स्लेट स्कूल एज अ टीचर ही इज बुलीड एंड ह्यूमिलेटेड बाय हिज स्टूडेंट्स। जब नरेटर ने अपना जर्नी शुरू किया था ग्रीन स्लेट स्कूल में तो उनको बच्चे लोग ह्यूमिलिएट करते थे, उनको बच्चे लोग बुली करते थे, उनको चिढ़ाते थे। इनिशियली ही टू लैशेज आउट एट देम। शुरुआत में तो नरेटर भी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ता है ग्रेजुअली मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ता है ही रियलाइजेज द लिमिटेशंस ऑफ द बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम एंड द वेरी ट्राइंग सिचुएशंस इन विच दे लिव। बरोबर। तो ग्रेजुअली जब उनको राइटर को मतलब नरेटर को और उनके टीचर को पता चलता है कि ये बच्चे कौन से बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, तो उनका अप्रोच दिस चेंजेस हिज अप्रोच टूवर्ड्स दिस रफ स्टूडेंट्स एंड ही स्टार्ट्स एड्रेसिंग देम विद रिस्पेक्ट। तो इसके वजह से जब उनको पता चलता है टीचर को कि क्या सिचुएशन से ये बच्चे डील करके आ रहे हैं स्कूल में, तो वो उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू करते हैं, उन पर गुस्सा करना थोड़ा कम करते हैं, कंपैशनेटली बातचीत करते हैं। दे लाफ एट दिस इनिशियली। तो शुरुआत में जब ये रिस्पेक्टफुली बात करना शुरू करते हैं, लड़के लोग को सर बोलते हैं और लड़कियों को मैडम बोलते हैं, तो बच्चे तो शुरुआत में हंसना चालू कर देते हैं कि ये क्या चल रहा है, मजाक उड़ाना चालू करते हैं और बच्चे लोग को ये शो ऑफ लगता है। बट द नरेटर्स कंपैशन, पेशेंस एंड इज कंसर्न टू एजुकेट देम बाय यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लीड टू पॉजिटिव चेंज। लेकिन नरेटर अपना जो गोल है वो सेम टू सेम साफ रखते हैं कि मुझे क्या करना है, शांति से बच्चे लोग के साथ में बैठ के पेशेंटली उनको एजुकेट करना है। और उनका प्लस ये जो टीचिंग का मेथड रहता था टीचर का वो भी बहुत अच्छा रहता था, तो उसके वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव चेंज देखने को मिला और बच्चे लोग भी खुश हो गए, थोड़ा पढ़ना चालू किया, बच्चे लोग के बिहेवियर में भी चेंज आया। एट द टाइम ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन द नरेटर नोटिस दिस पॉजिटिव चेंजेस इन द स्टूडेंट्स। और आखिरकार में जब वो हाफ ईयरली रिपोर्ट आता है तो उस टाइम पे नरेटर को ये पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है। इस तरह से नॉवेल खत्म होता है और ये नोट पे खत्म होता है, हाउएवर द सार रिलेशनशिप माइट बी इट कैन बी चेंज बाय मींस ऑफ पॉजिटिव अप्रोच एंड ड्यू अंडरस्टैंडिंग। कितना भी कोई भी रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बेटर बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम अभी ये चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेरी शक्ल आंसर को छुपा रही है, रुको एक मिनट।
छोटा हो जाऊंगा थोड़ा। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अभी हाफ ईयरली रिपोर्ट जो बनता है उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बारे में बात करने के लिए आपको बोला है। वापस से कितने वर्ड में आंसर लिखने का, 50 वर्ड, ज़्यादा नहीं लिखने का। आंसर देखो, ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन दी स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगेन आफ्टर ईस्टर। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम मोस्टली ईस्टर का एक वो लगा फेस्टिवल रहता है उसके बाद में शुरू होता था, और हाफ ईयर मतलब एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद शुरू होता था। हर एक क्लास को क्या करना था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ऐसा नहीं कि पूरा क्लास आके खड़ा हो जाएगा, सब लोग एक के बाद एक प्रेजेंटेशन देंगे। वो लोग क्लास वाले लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लीडर्स को चुनते थे, और लीडर लोग आगे आके अपना प्रेजेंटेशन देते थे कि हम लोग ने पिछले लास्ट 6 महीने में या 3 महीने में जो भी उनका सेमेस्टर होता होगा, 6 महीना होता है, तो उसमें वो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। कौन प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव वॉज चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता था। When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising on the various reports. तो वो रिपोर्ट के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन सब लोग के पास रहता था। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जब ये बच्चे लोग का सब प्रेजेंटेशन करके हो जाता था तो रैंडमली 3 टीचर्स को सिलेक्ट करते थे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, 3 टीचर्स को सिलेक्ट करते थे, और वो टीचर्स को सिलेक्ट करने के बाद वो टीचर लोग आते थे और जो भी क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन के आंसर देते थे। Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. पूरे रिपोर्ट पब्लिशिंग का और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का मेन टू मेन एम क्या रहता था कि वो लोग को, बच्चे लोग को ये मौका देना कि वो लोग को जो भी समझ में आए वो लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन दे सके, बरोबर। कि इसको क्या पढ़ाना है या वो लोग टीचर्स लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते थे उससे कुछ मतलब नहीं था। बच्चे लोग का खुद का पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था वो लोग को प्रेजेंटेशन देना रहता था। ये मेन एम रहता था, पर्पस रहता था। जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब ब्रीफ इन द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो लास्ट में देखो वो पर्पस बताया है। पूरा पर्पस मेन टू मेन क्या रहता था, वो लोग बच्चे लोगों को क्या समझ में आया उसका प्रेजेंटेशन, उस पर फोकस करते थे। वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते थे टीचर लोग, उससे कुछ फायदा कुछ मतलब नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसका ही, एक्सप्लेन हाउ द नरेटर चेंजेस द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। नरेटर अपने बच्चे लोग का बिहेवियर कैसे चेंज करता है वो देखो। तो अभी ये भी आंसर बहुत बड़ा नहीं है, चलो फटाफट क्वेश्चन ऊपर करता हूँ, आंसर ही देखते हैं। रिकी ब्रेथवेट जो नरेटर है और जो टीचर बने थे, रिकी ब्रेथवेट इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स। शुरुआत में तो बच्चे लोग के साथ में बहुत मुश्किल उनको हुआ था। दे वर डिसरिस्पेक्टफुल, बच्चे लोग डिसरिस्पेक्टफुल थे, बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे टीचर की। इल मैनर्ड, बहुत ही मैनर से नहीं रहते थे, बदतमीजी से रहते थे। और मिस्चीवियस, हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे, बिल्कुल पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते थे पहले तो। एंड ही वर्बली स्कोल्डेड देम फॉर देयर बिहेवियर, और टीचर का पहला रिस्पॉन्स ये रहता है, वर्बली को स्कोल्ड करते थे, बच्चों लोग को डांटते थे कि शांत रहो। लेकिन हाउएवर when he was unsuccessful in reforming them, he changed his teaching and handling tactics and interacted with them as though they were adults and respectable persons. लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया कि ये बच्चे लोग को चिल्ला के फायदा नहीं, ये लोग से प्यार से ही बात करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना टीचिंग और हैंडलिंग का टैक्टिक पूरा चेंज किया और उनसे इंटरेक्शन चालू किया, बातचीत करना चालू किया, और ऐसा अज्यूम करके कि वो लोग एडल्ट है, बहुत बड़े हो गए बच्चे। क्योंकि बच्चे लोग का मोस्टली ये जो हाई स्कूल के बच्चे लोग रहते हैं, तुम लोग का भी यही है कि हम लोग बहुत बड़े हो गए, हमको सब आता है, हमको कुछ मत बताओ। तो इसके लिए वो टीचर ने भी दिमाग चलाया और फिर उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया। बॉयज़ को बोला सर बोल के बुलाना शुरू किया और गर्ल्स को मैम बोल के बुलाना शुरू किया, तो खुश हो गए। मिस बोल के बोलना शुरू किया, जैसे आगे बोला है, ही रिक्वायर्ड दैट एवरी गर्ल बी रेफर्ड टू मिस एंड हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम सर। तो उन्होंने बोला कि कोई हर एक गर्ल को मिस बोलेंगे और हर एक जेंट्स को सर बोलेंगे और स्टूडेंट लोग भी उनको सर बुलाएंगे। ही हैड नॉवेल एंड क्रिएटिव आइडियाज। प्लस E.R. ब्रेथवेट के पास, टीचर जी के पास क्या था, नॉवेल मतलब नया नया आइडियाज था, क्रिएटिव आइडियाज था और इनोवेटिव टेक्निक्स था, जिससे वो अपने बच्चों को समझते थे और उनके साइकोलॉजी में घुस के उसके हिसाब से वो लोग को सिखाते थे। He didn't lose his patience and continued implementing his ideas and techniques to help him to bring a significant change in his students' lives. तो उन्होंने कभी भी इतना ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था, बुली करते थे बच्चे लोग, मस्ती करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया और अपने आइडियाज़ को और अपने टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते रहते थे, जिसके वजह से सच में उनको जेन्युइनली अपने बच्चे लोग के अंदर चेंजेस देखने को मिला। उनका काम डिमीनियर
मतलब उनका बिहेवियर, जिस तरह से वो शांत रहते थे और सच में वो बच्चे लोग को सक्सेसफुल देखना चाहते थे, इसके वजह से बच्चे लोग ने थोड़े टाइम के बाद उनको रिस्पेक्ट करना शुरू किया और उन्होंने वो रिस्पेक्ट अर्न किया। ऐसा नहीं कि छीन के लिया कि मेरी रिस्पेक्ट करो ऐसा बोल बोल के किया, नहीं, वो उनका हरकत ही ऐसा था। वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे और इतना अच्छे से क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते थे कि बच्चे लोग खुश हो गए और फिर बच्चे लोग ने उनका रिस्पेक्ट करना शुरू किया। तो ये आंसर है। क्वेश्चन देख लो वापस, नैरेटर किस तरह से बिहेवियर चेंज किया, तो बिहेवियर चेंज पे फोकस किया है। बहुत ज़्यादा कहानी मत बताने लग जाओ, चुपचाप बताओ क्या हुआ, पहले कैसा था, बाद में वो टीचर ने क्या किया, उसकी वजह से क्या चेंज आया, बात खत्म। ज़्यादा टाइम पास करने का नहीं। नेक्स्ट देखो, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर्स ऑफ मिस फिलिप्स एंड डेनहम। मिस फिलिप्स और डेनहम के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट आइडियाज, तो दोनों के कैरेक्टर में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या क्या अपोजिट है, वो दिखाना है अपने को। हमेशा याद रखो, ब्रिंग आउट कॉन्ट्रास्ट बोला या तो कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो आंसर उसको वही चाहिए। क्वेश्चन समझ लोगे तो आंसर लिखने में आसानी होगा। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है फिर वो परेशान रहेगा कि अरे ये क्या है, ये क्या है। वो मालूम पड़ा कि लिखने के लिए आपको बोला है कुछ और, लिख दिया कुछ और, वैसा नहीं चलेगा। सोच समझ के आराम से पहले टाइम लगा के पहले क्वेश्चन समझ लो। आंसर लिखने में फिर जो टाइम बर्बाद होने वाला है गलत आंसर लिखने में, वो इसमें बच जाएगा। इसके लिए ध्यान से बता रहा हूँ, चुपचाप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझने का। मिस फिलिप्स और डेनहम के कैरेक्टर्स में क्या कॉन्ट्रास्ट था, क्या डिफरेंस था और क्या ऑपोजिट था, वो बताना है। तो आंसर देखो, मिस फिलिप्स whom everyone had thought to be freely and brainless proved while answering Denham's questions that she was the best informed of the three teachers on stage। तो डेनहम ने क्वेश्चन पूछा और सब लोग ने अज्यूम किया कि मिस फिलिप्स फ्रीली है और ब्रेनलेस है, मतलब क्या वो उनको कुछ आता नहीं है, वो बस ऐसे ही टीचर के नाम पे स्कूल में आ गए हैं। जब वो मैडम ने, मिस फिलिप्स ने आंसर देना शुरू किया तब जाके सब लोग शॉक हो गए और सबको पता चला कि वो जितने भी टीचर्स थे, तीनों भी, जो 3 टीचर्स को बुलाया जाता है स्टेज पे बच्चों के प्रेजेंटेशन के बाद, वो तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्म थे, उतना इन्फॉर्मेशन उनके पास था। शी इंटरवीन स्किलफुली व्हेन द अदर 2 टीचर्स वर एट लॉस विदाउट एम्बेरसिंग देम। तो बाकी 2 टीचर लोग जब जवाब दे रहे थे और वो लोग अपने ख्यालों में खो गए थे कि क्या जवाब दे, वो लोग बरोबर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो मिस फिलिप्स ने बीच में इंटरवीन किया, मतलब बीच में दखल अंदाजी किया और बीच में से उनके आंसर को आगे लेके गए। और इतना अच्छे से वो मिस फिलिप्स ने आंसर दिया कि जो सवाल पूछा गया था, डेनहम ने सवाल पूछा था, किसी ने तो बच्चे ने सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिया, प्लस बाकी दोनों टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग अगर किसी के बीच में बोल रहे तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि अरे अरे मेरी बात आपने काट दिया। तो उसमें मिस फिलिप्स बहुत अच्छे थे, तो उनको सब इन्फॉर्मेशन था किससे क्या बात करना है, कैसे क्या जवाब देना है और इस तरह से जवाब देना है कि बाकी लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात थी, ये एक चीज़ है। व्हेन डेनहम इज ब्लंट, तो डेनहम की जो बात है, डेनहम का कैरेक्टर कैसा है, वो ब्लंट है, क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है और पीटी एक्सरसाइजेस डिस्कस करते टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है। She tells him that the whole timetable in the school was meant to help the students in the world after they left school, and doing what one was told in spite of not liking it is part of the training। तो डेनहम का कैरेक्टर कैसा है, ब्लंट है, बिना सोचे समझे बोल देता है, क्रिटिकल है, हर चीज़ में सवाल उठाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। वो पीटी की एक्सरसाइज के टाइम टेबल की बात कर रहा था तो वो बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो मिस फिलिप्स है ना, क्या नाम है टीचर का, मिस फिलिप्स, हाँ मिस फिलिप्स ने उसको बताया डेनहम को कि स्कूल का जो एक टाइम टेबल बना हुआ है वो रियल लाइफ सिनेरियोस को देख के बना हुआ है कि रियल लाइफ में जाके हम लोग को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमको पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो पीटी का भी टाइम टेबल ऐसा ही है, पीटी के पीरियड में हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्यों एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो ज़िंदगी में काम आएगा। और प्लस रियल लाइफ में भी सेम टू सेम ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है जो हम लोग को पसंद नहीं होता है। जैसे पेपर के 2 दिन पहले अभी झक मार के पढ़ना पड़ ही रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में फंसेंगे, तो वो चीज़ है। प्लस मुझे भी इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग के लिए वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग ने बोला है, तुम लोग परेशान कर रहे हो तो वीडियो बनाना पड़ रहा है। और प्लस वीडियो बन जाएगा तो मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो भी अच्छा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वो मिस फिलिप्स ने डेनहम को समझाया और प्लस बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली समझाया कि आप दुनिया में जब जाओगे तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए समझाया। चलो बाद में क्या होता है, इट इज पार्ट शी गिव्स हर व्यूज कॉन्फिडेंटली एंड पुट्स डेनहम इन हिज प्लेस वेरी कामली। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में मिस फिलिप्स बोलते हैं और डेनहम को अपने प्लेस पे वापस भेज देते हैं कि आपको बस सवाल पूछना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। पहला
दूसरे टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, दूसरा डेनियम को जवाब भी दिया, और तीसरा उसको उसका प्लेस जगह भी दिखाया कि देखो तुम्हारा जो जगह है स्टूडेंट वाला उस पर ही रहने का, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का नहीं, जो सिखाया जा रहा है वो सीखो, ज़्यादा बड़बड़ करने का नहीं। डेनियम एक्सेप्ट्स हिज डिफीट कर्टियसली, और फिर डेनियम भी हार मान जाता है और वो मैडम के वेल इन्फॉर्म होने को एक्नॉलेज करता है और फिर शांति से बैठ जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया देखो 3-4, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो और आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आंसर आप खुद से फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ये उठा के क्वेश्चन उठा के एआई में पेस्ट करो, एआई में बता दो, उसको बोलो कि गिव मी द आंसर विथ रेफरेंस टू द नॉवेल, नॉवेल का नाम लिख दो, टू सर विथ लव बाय ईयर ब्रेथवेट एंड गिव द आंसर इन 50 वर्ड्स मैक्सिमम, तो आपको आंसर निकाल के दे देगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हो खुद से, तो ये सब चीज़ें करके वो एआई का इस्तेमाल करके आप सीधा सीधा आंसर्स निकाल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। प्लस उसको अगर आप बोलोगे कि एक्सप्लेन मी हाउ टू फ्रेम दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो वो भी आपको करके दे देगा, ताकि ज़्यादा वो आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि क्या कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं अभी फिलहाल। तो टाइम नहीं है तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करो। चलो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉडल एक्टिविटीज विद सॉल्यूशंस। अभी देखो इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड और आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम नॉवेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा। अभी इसके ऊपर जो हम लोग ने किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देख लो क्या क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, अरे बाप रे। चलो ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेट आएगा, या तो इंटरप्रेट आएगा, या तो नरेट आएगा, या तो जस्टिफाई, या तो फाइंड और आइडेंटिफाई आएगा। तो सब क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है इसमें उतना मैं कर दे रहा हूँ, ताकि जितना व्हाट डू वी कॉल, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन स्किप करना है तो क्वेश्चन स्किप करके आप नेक्स्ट वाले सेक्शन में जा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में या तो इलस्ट्रेट करना रहेगा, मतलब वर्बली हमको इलस्ट्रेट करना रहेगा कोई चीज़, या तो इंटरप्रेट करना रहेगा। इंटरप्रेट मतलब क्या, वहाँ से स्टोरी उठाओ और जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा आंसर इंटरप्रेट करके बताओ। तीसरा नरेट करना रहेगा, या तो स्टोरी आपको बताना रहेगा, उतने जितना पार्ट आपको पूछा जाएगा उतना बताना रहेगा, या तो कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको जस्टिफाई करना रहेगा, या तो कोई ऑप्शन, कोई चीज़ आपको बोली जाएगी कि ये पूरे नॉवल में से ये चीज़ ढूंढ के निकालो, वो फाइंड करना रहेगा, या तो कुछ कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आपको बोला रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा। फटाफट क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, द इंसिडेंट्स इन द एक्सट्रैक्ट ऑकर्ड एट पर्टिकुलर प्लेस, इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस इन योर ओन वर्ड्स। तो आपके एक्सट्रैक्ट में जो भी इंसिडेंट्स थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ, इसको आपको इंटरप्रेट करना है कि कौन से प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो फटाफट आंसर देखो। द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड द इंसिडेंट्स इन द स्कूल टेक प्लेस इन द ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। सबसे पहला किसका सिग्निफिकेंस बताया, स्कूल का। तो मेन टू मेन किस पे, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे है, वो शुरुआत में बताया, और पहला वाला सिग्निफिकेंस किसका इंटरप्रेट किया है, ग्रीन स्लेट स्कूल का। तो मेन टू मेन इवेंट कहाँ होता है, वो ऑडिटोरियम में, क्योंकि वो रिपोर्ट जहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ऑडिटोरियम में। The extract confines itself to narrating the incidents in the important day of the half yearly report of the students council। हमको जो एक्सट्रैक्ट दिया है पूरे नॉवल में से वो हाफ ईयरली रिपोर्ट वाला दिया है, और इसमें पूरा कन्फाइन किया है पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट को कि वो हाफ ईयरली रिपोर्ट पे ही बेस्ड रहे, क्योंकि वो मेन रिपोर्ट और एंजाइटी ये सब चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कि वो टीचर को एंजाइटी रहता है कि कैसा परफॉर्म करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। दिस रिपोर्ट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेड ऑफ द स्कूल, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। दूसरा सिग्निफिकेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, हेड ऑफ द स्कूल, टीचर और स्टूडेंट। इट इज़ अ सीरियस एंड फॉर्मल ओकेजन। सिग्निफिकेंस बताने बोला है ना, तो इसके लिए बताया है सीरियस ओकेजन है, फॉर्मल ओकेजन है, और जो सेटिंग है जहाँ पे पूरा का पूरा सीन सेटअप हुआ है वो कहाँ पे है, ऑडिटोरियम में, विथ स्टेज एंड फॉर्मल एटमॉस्फेयर। पूरा वो वहाँ पे ऑडिटोरियम में एक स्टेज है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि दोस्त लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, पूरा फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, सब लोग शांति से बैठे हैं, जब कोई रिपोर्ट पेश करने आता है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं, वो एटमॉस्फेयर है। द प्रेजेंटेशंस गिवन ऑन स्टेज बाय द नैरेटर स्टूडेंट्स कामली एंड विद कॉन्फिडेंस शो द प्रोग्रेस ही हैज़ मेड विद देम। जब एक्चुअल में जब वो प्रेजेंटेशन होता है, जब बच्चे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, उस टाइम पे नैरेटर के बच्चे लोग ने जितने काम होके और जितने कॉन्फिडेंट होके जब वो लोग प्रोग्रेस दिखाते हैं, उससे पता चलता है कि जितना भी मेहनत किया नैरेटर ने वो सब सामने दिख रहा है। टू सर्व विद लव इज बेस्ड ऑन नैरेटर्स ओन एक्सपीरियंसेस। जस्टिफाई, अभी जस्टिफाई करने के लिए बोला है। चलो देखो, जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो कैसे आंसर लिखने का। टू सर्व विद लव
नैरेटर के खुद के एक्सपीरियंस पे है, ये बात जस्टिफाई आपको करना है। तो कैसे जस्टिफाई करोगे, मतलब इसको सच प्रूव करो। टू सर विथ लव, आंसर देखो, टू सर विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। कौन सा नॉवेल है ये? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। उससे ही समझ में आता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है मतलब खुद का एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, तो पहला जस्टिफिकेशन दे दिया। द नैरेटर दो एन इंजीनियर एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफ अ टीचर इन ग्रीन स्लेट स्कूल एंड स्कूल इज फुल ऑफ अनरूली स्टूडेंट्स। तो अभी स्टोरी बताया, बरोबर। पहले क्या बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, फिर स्टोरी। नैरेटर इंजीनियर होने के बावजूद टीचर का जॉब एक्सेप्ट करते हैं ग्रीन स्लेट स्कूल में, और स्कूल में जो बच्चे हैं सब शैतान बच्चे हैं। द नरेशन इज इन द फर्स्ट पर्सन विथ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल आइडियाज एंड इमोशन। ये भी जस्टिफिकेशन है कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, क्योंकि पूरा नरेशन जो है वो कौन सा वाला है? फर्स्ट पर्सन नरेशन पे बेस्ड है, और इसमें पर्सनल आइडियाज और इमोशन की बात किया गया है। द नरेटर हैज ऑब्जर्व्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग माइन्यूटली। पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट में, नॉवेल की बात छोड़ दो, एक्सट्रैक्ट में जो अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक्सट्रैक्ट में, उससे कंफ्यूज मत हो जाओ कि एक्सट्रैक्ट तो हमको दिया ही नहीं, क्योंकि पहले वाले सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसेज दिया रहेगा, वो वाला उसको भी एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ कि किधर किधर कहाँ से ढूंढना है, वो नहीं। टेक्स्ट बुक में जो एक्सट्रैक्ट है वो नॉवल, जो बड़ी सी नॉवल है उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये एक्सट्रैक्ट में मोस्टली नरेटर क्या करता है, सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, और माइन्यूटली मतलब छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हैं। ही कमेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नरेटर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बिहेवियर पे कमेंट करते हैं। ही फील्स डीपली हैप्पी विथ हिज स्टूडेंट्स टू डू वेल, और दिल से वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा काम करे, मतलब अच्छा काम इन द सेंस अच्छे से पढ़ाई करे और फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छा दे। हिज कीन ऑब्जर्वेशन एंड द डेप्थ ऑफ नरेशन शोज अस दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन इज इन एवरीथिंग। तो ये मैं लिटरल सेम टू सेम पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से सेंटेंस मॉडिफाई कर रहा हूँ, और आप भी मॉडिफाई कर सकते हो, उसका टेंशन नहीं है। तो जब वो दिखता है, क्या देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि वो अच्छे से ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, और बहुत ही जब नरेशन करते हैं एक्सट्रैक्ट में तो बहुत अच्छे से नरेट भी किया है, तो उसमें मगजमारी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि नरेटर का इन्वॉल्वमेंट छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान से है। ही हैज़ रिटन फ्रॉम हिज हार्ट, ऑल दिस प्रूव्स दैट द नॉवल इज ऑटोबायोग्राफिकल। जितना भी चीज़ें लिखा है नॉवल में, तो राइटर ने अपने दिल से लिखा है, इससे प्रूव होता है। लास्ट में देखो ये कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ऑल ऑफ दिस प्रूव्स, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये सब आप लास्ट में लिख सकते हो ताकि जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाए, बरोबर। क्योंकि आंसर्स में फर्स्ट और लास्ट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो चेक करने वाले लोग, तो वो चीज़ देख लो। नेक्स्ट नंबर 3, गिव द कैरेक्टर स्केच। हाँ, ये भी ध्यान रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच किसका देना है अपने को? मिस फिलिप्स का, टू सर विथ लव। अभी इसके पहले मिस फिलिप्स की बात किया था हम लोग ने। तो मिस फिलिप्स वो टीचर है जिन्होंने बहुत अच्छे से जवाब वगैरह दिया था, उनका कैरेक्टर स्केच देना है। कैरेक्टर स्केच मतलब क्या? एक हिसाब से हम लोग उनकी तारीफ करना है और डिटेल में उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है कि वो कैसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया था। पहले उनके साथ उनके बारे में जो प्रीजुडिस था, बच्चे लोग सोचते थे इनको कुछ नहीं आता है, और बाद में उन्होंने अपने जवाब देके कैसे चेंज किया वो बताना है। चलो देखो आंसर देखो। मिस फिलिप्स, whom everyone had thought to be frilly and brainless, proves while answering Denham's question that she is the best informed of the 3 teachers on stage। पहले जिस मिस फिलिप्स को सब लोग अनइन्फॉर्म्ड और ब्रेनलेस समझ रहे थे, जिनको कुछ नहीं आता ऐसे समझ रहे थे, जब वो डेनहम के सवालों का जवाब देते हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं, सबको पता चलता है कि ये तो तीनों भी टीचर में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है। She intervenes skillfully when the other 2 teachers are at loss. Without embarrassing them, she speaks coolly, honestly and with authority. Same ऊपर वाला आंसर था, लेकिन इधर पे फ्रेम खाली अलग तरीके से किया है। तो तीनों टीचर्स के बीच में इंटरवीन करके मिस फिलिप्स अपना आंसर देते हैं और बहुत शांति से बात करते हैं। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से बात करते हैं, और अथॉरिटी के साथ में बात करते हैं। मतलब शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप अथॉरिटी ना दिखाओ, आप अपने आप को कमज़ोर दिखाओ। वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं और स्ट्रांग बन के सवाल का जवाब देते हैं। डेनहम जितना क्वेश्चन पूछता है सबका जवाब देते हैं। खास करके शायद वो टाइम टेबल वाला, हाँ, खास करके शी आर्ग्यूज विद डेनहम। शी इज़ वेरी स्लाइटफुल, वेरी स्लाइटली बिल्ट, बट शी कंट्रोल्स हर क्लास वेरी वेल। तो देखने में हमको लगता है कि ये मैडम मिस फिलिप्स बहुत शांत है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन अपने क्लास को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मिस फिलिप्स की खास बात है। शी आर्ग्यूज विद डेनहम वेरी स्किलफुली एंड स्वीटली। बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से बात करके वो डेनहम के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं। शी टेल्स हिम दैट द होल टाइम टेबल इन द स्कूल वाज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल एंड डूइंग व्हाट वन वाज टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट। तो उन्होंने डेनहम को समझाया कि देखो बेटा, आपका जो टाइम टेबल बनाया गया है वो टाइम टेबल बनाया आपको रियल लाइफ में सिखाने के लिए, कि आप जब बाहर जाओगे तो लोग जो आपको बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा।
आपको वो पसंद हो या ना हो, अगर अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, जॉब वाले लोग के लिए है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो, आप जो आपका बॉस या आपके लीडर या आपके सुपीरियर आपको जो बोल रहे हो काम आपको करना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो। तो इसके लिए टाइम टेबल बनाया गया है वो सिखाने के लिए। She confidently asserts that she was sure that Denham saw the importance of what she had said and why he had to do PT thus। तो फिर वो कॉन्फिडेंटली ऐसा असर्ट करते हैं, असर्ट मतलब अपनी बातचीत से ही ये हम लोग क्या करते हैं, क्लियर आउट कर देते हैं कभी कभी। जैसे लेटर लिखते टाइम पे अभी नेक्स्ट वीडियो में लेटर राइटिंग का बताऊंगा कि लेटर लिखते टाइम पे जब हम लोग लास्ट वाला पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें अज्यूम करके चलने का कि वो आंसर जो रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन है या जो भी हम लोग लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं वो अप्रूव हो गया है, तो उसके बाद क्या सामने वाले का फायदा क्या रहेगा, तो वो अज्यूम करके सेम टू सेम ऐसे ही मिस फिलिप्स ने बहुत अच्छे से असर्ट करके बताया कि आप बहुत अच्छे हो, आप ये समझ सकते हो कि आपको पीटी क्यों करना है, और जब मैंने आपको समझाया तो आप समझ गए ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसा बोल के उन्होंने बहुत ही क्लेवर तरीके से डेनहम के सवालों का जवाब दिया। इस तरह से डेनहम को अपने बोलते हैं ना अपनी जगह भी दिखा देते कि देखो देखो आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट की तरह रहो, प्लस साथ में वो स्वीटली बात करते हैं तो डेनहम समझ भी जाता है, प्लस साथ में वो दुनिया मतलब पूरे ऑडिटोरियम के सामने ये भी साबित हो जाता है कि तीनों भी टीचर में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके हाथ में है, मिस फिलिप्स के हाथ में, और बाकी दोनों टीचर्स को इस तरह से वो बोलते हैं कि बाकी दोनों टीचर्स को हर्ट भी नहीं होता है। तो ये है कैरेक्टर स्केच मोस्टली, तो इसके ऊपर बताना है। नंबर 4 देखो, फॉनमैन बॉट अ कॉमिक रिलीफ इन द स्टूडेंट्स काउंसिल प्रोग्राम, नरेट द इंसिडेंट। तो अब इसमें नरेशन देना है कि एक इंसिडेंट के बारे में बताओ जहाँ पे फॉनमैन ने स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉमिक रिलीफ लाया, मतलब कुछ तो जोक क्रैक किया या तो कुछ तो कॉमेडी किया, उसके वजह से सब लोग थोड़ा हंसने लगे और जो स्ट्रेस था वो कम हो गया। इसके बारे में बताना है, वो पूरा इंसिडेंट बताना है। तो इधर पे वो इंसिडेंट बस वैसे का वैसा लिख दो, बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। देखो आंसर भी छोटा दिया है, जरूरी नहीं है 50 वर्ड बोला तो 50 वर्ड ही लिखना है। तो इंसिडेंट देख लो, इन आंसर देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए फॉनमैन मेड अ सिग्नल टू समवन ऑफ स्टेज, टू स्टूडेंट्स वेल्च एंड एलिसन appeared bearing a skeleton between them with a sort of gallows. When this arrangement had been set up, there was a skeleton hanging from a hook screwed to the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. This brought some comic relief to the proceedings, and the students laughed uproariously. अच्छा uproariously, I'm sorry, वो दिख नहीं रहा है, पीडीएफ बहुत बकवास बना है। चलो मतलब फ़ोटो का क्वालिटी ख़राब है, पीडीएफ अच्छा है। चलो तो स्टेज क्या हुआ इंसिडेंट वो देख लो। एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए फॉनमैन आया था स्टेज पे, तो फॉनमैन ने जब अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था तो किसी ने ऑफ स्टेज दो लोग को पॉइंट आउट किया, दो उसके दोस्त लोग थे जो दूर खड़े थे। पहला एक स्टूडेंट था उसका नाम था वेल्च, दूसरे का नाम था एलिसन। दोनों वहाँ पे खड़े थे और वो लोग के हाथ में एक स्केलेटन था वो लोग के बीच में, और वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जेल बना के ऐसा खड़े हैं, और वो स्केलेटन जो था वो एक छोटे से एक कॉर्ड से बंधा हुआ था, और वो कॉर्ड का जो स्केलेटन का जो टॉप था स्कल, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे रिवॉल्व हो रहा था, वो खोपड़ी घूम रहा था। तो इससे बाकी सब लोग ने जब देखा ऐसा पॉइंट आउट किया, तो पॉइंट आउट करने के बाद सब लोग थोड़ा हंसे और फिर क्या हो गया, माहौल थोड़ा शांत हो गया। तो ये हम लोग ने क्या बताया, नरेशन किया। नेक्स्ट देखो, अभी इसमें क्या बोला है आपको, स्पीकर कौन है और उसका टोन क्या है, उसका स्टाइल क्या है और उसके डायलॉग का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना है अपने को। ठीक है, इसमें भी ध्यान से अपने को क्वेश्चन पढ़ना है। लेट्स से क्वेश्चन देखो, लेट्स से इट इज मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज ऑफ द बॉडी डेनहम। तो इसमें देखो याद रखो कि पहले देख लो कि क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अभी क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा नहीं क्या करना है आपको। तो पहले वो डबल कोटेशन मार्क्स देखो, उसमें क्या है उससे समझ में आता है किसी का डायलॉग है। फिर उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फाइंड आउट हु द स्पीकर इज, स्पीकर कौन है वो पता करो, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट। जो स्पीकर है उसका टोन क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है, अथॉरिटेटिव में टोन में बात कर रहा है या कॉमिक टाइमिंग के वजह से बात कर रहा है, स्टाइल बोलने का स्टाइल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना है। तो स्पीकर इज मिस फिलिप्स, स्पीकर कौन है, मिस फिलिप्स है। आंसर देखो, द स्पीकर इज मिस फिलिप्स, शी आंसर्स डेनहम्स क्वेश्चन कूलली, ऑनेस्टली एंड विद अथॉरिटी। ये क्या है, टोन, कौन से टोन में बात कर रहे हैं, कूलली शांत होके, ऑनेस्टली सच्चाई के साथ। तीसरा अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब टीचर वाली अथॉरिटी दिखा के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा बात कर रहा है, बताते हैं कि मेरे आवाज़ में कौन हूँ मैं, टीचर। अथॉरिटी किसके हाथ है, मेरे पास। शी टेल्स हिम दैट द होल टाइम टेबल इन द स्कूल वॉज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इवन आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल एंड डूइंग सो वॉज वन टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग।
तो मिस फिलिप्स वही सेम स्टोरी तीसरी बार अपन पढ़ रहे हैं कि मिस फिलिप्स उसको डेनहम को बताते हैं कि डेनहम ये पूरा स्कूल का टाइम टेबल इसी वजह से बना है ताकि स्टूडेंट्स को स्कूल छोड़ने के बाद भी काम आए और ये चीज़ें करने ताकि जो भी हमको बोला गया है वो करे, चाहे हमको पसंद हो या ना हो, ये ट्रेनिंग का आपके पार्ट है, इसीलिए आपको पीटी करना पड़ेगा बेटा. She asserted that she was sure that Denham saw the importance of what she said and this piece of advice was not meant for Denham but for the whole school and the reader as well. तो ये जो एडवाइस था लास्ट में क्या है, सिग्निफिकेंस बताया, स्टाइल बताया कि स्टाइल में कैसा बोला. उन्होंने असर्ट किया कि डेनहम को इंपॉर्टेंस दिख गया और वो इस तरह से लिखा हुआ है पूरे स्टोरी में कि ये एडवाइस बोलने के लिए तो उनके कॉन्वर्सेशन में किसके लिए था, डेनहम के लिए था, लेकिन सच में वो किसके लिए था, पूरे स्कूल के लिए था और रीडिंग करने वाले लोग के लिए भी था कि वो हम लोग जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे, 12वीं के बाद जब जॉब करने के लिए जाओगे या तो इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको जो बोला जाएगा वो करना ही है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो उसी के ऊपर वो ट्रेनिंग चलता है हमारा स्कूल्स कॉलेजेस में. चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड रीराइट 2 स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट. तो अभी आपको 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से 2 आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन में आपको बताना है कि एक्सट्रैक्ट का जो थीम है वो उसमें कौन सा 2 सेंटेंस फिट बैठता है. तो इसमें सेकंड और थर्ड है. पहला, द राइटर वॉज इमेंसली प्लीज टू नोटिस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सर को दिखा कि मेरे बच्चे लोग ने वाह वाह कितना अच्छा काम किया है. और तीसरा वाला रेजोनेट करता है, द स्टूडेंट्स शोड अ रिमार्केबल चेंज इन देयर बिहेवियर एंड वर प्रोग्रेसिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स. तो ये ऐसे केस में देखो पहले क्या नहीं आने वाला है, वो उससे आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा. तो फर्स्ट वाला देखो, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ द स्कूल. ट्रू और फॉल्स कर दोगे तो बहुत अच्छा है, उसमें से भी निकल सकता है. पहला वाला फॉल्स है. और फिर फोर्थ वाला देखो, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज अगेंस्ट कंडक्टिंग सच एक्टिविटीज इन द स्कूल. क्या स्कूल के हेड जो थे उनको एक्टिविटीज़ पसंद था कि नहीं पसंद था? अगर वो पूरे इवेंट में प्रेजेंट है, पसंद ही होगा, सीधी सी बात है. बाकी टीचर्स लोग हैं और वो देख रहे हैं आराम से, अगर उनको पसंद नहीं होता तो वो मना कर देते. तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया. तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला कैंसिल हो गया. तो बचा क्या, 2 और 3, ये हिसाब से करने का. चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, देख लो, प्रैक्टिस करो. और हर एक इसका हर एक टाइप का दिया, देखो इलस्ट्रेट दिया है, कैरेक्टर स्केच दिया है, नरेशन दिया है. तीसरा वाला देखो, नरेट द वे इन विच फनमैन दिया है. फिर उसके बाद जस्टिफाई दिया है. फिर उसके बाद लास्ट वाला देखो, कौन स्पीकर है, उसका टोन क्या है, स्टाइल और सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखना रहता है. ठीक है, तो इसके ऊपर है. अभी ये बचा 4.3 और 4.4. ये 4.3 और 4.4 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. अभी ये वीडियो में अपना कितना ड्यूरेशन हो गया, 47 मिनट्स. तो बाकी 2 नॉवेल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.